हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की वन शॉट वीडियो। अगर आप ये वीडियो एग्जाम से 1-2 घंटे पहले भी देख रहे हो ना, आप एग्जाम लिखा होगे, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या होती है? सबसे पहले मार्केटिंग होता है इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड एंड डिलीवरिंग वैल्यू थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि कस्टमर की नीड्स को समझना, उनकी वांट्स को समझना कि वो हमसे क्या चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? डायनामिक होता है, मतलब टाइम के टाइम चेंज होता रहता है मार्केटिंग। कि आज के टाइम पे मान लो अलग ट्रेंड चल रहा है तो मार्केटिंग अलग तरीके से करी जाएगी, आगे अलग। कस्टमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि उसे क्या चाहिए। कंटिन्यूस एक्टिविटी होता है, चलती जाती है मार्केटिंग। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम करा फिर छोड़ दिया तो आपके प्रोडक्ट बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है कि पूरे सब जगह अप्लाई होते हैं जो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग होते हैं। वैल्यू क्रिएट करता है कि हमारी कंपनी की, ब्रांड की, और नीड एंड वांट फुलफिल करता है कस्टमर्स की, और कंपनी की भी फुलफिल होती है क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? मार्केट रिसर्च, मतलब कि इसकी वजह से, मार्केटिंग की वजह से आप पूरे मार्केट की रिसर्च कर पाते हो, आप देख पाते हो मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है? इनहेंस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है अगर आप मार्केटिंग अच्छे से करते हो। आप मार्केट की रिसर्च अच्छे से करोगे तो आपको पता होगा कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, और वो कस्टमर अच्छे से सेटिस्फाई हो पाएगा आपसे। जिससे क्या होता है? कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी और रेवेन्यू जनरेट होगा। कस्टमर खुश होगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपकी सेल्स और रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही। सेल्स रेवेन्यू बढ़ने से क्या होता है? कंपनी की जो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाती है, लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये कंपनी अच्छा माल बेचती है, इसका खरीदना चाहिए हमें। और अगर आपने अच्छे से मार्केट रिसर्च कर रखी होगी तो आपका क्या होगा? आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे कंपनी के लिए, आगे वाले पॉलिसीज के लिए, राइट। नाउ स्कोप में क्या क्या आता है? स्कोप मतलब उद्देश्य, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है। तो उसमें आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में मैंने बताया कि आपको देखना होता है मार्केट के कैसा चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, लोग डिमांड है अभी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजर, ये सब चीजें ना अब अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब हम इतना मार्केटिंग पढ़ना है, पहले हमें सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सेलिंग क्या होता है? मतलब इसमें होता है कंपनी पहले प्रोडक्ट बना लेगी, देन उसे कस्टमर को बेचेगी। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है? कंपनी जो है, ब्रांड जो है, वो पहले कस्टमर की नीड्स और वांट्स को समझेगा कि उन्हें क्या चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। इसलिए सेलिंग जो होता है ना, वो हमारा प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोड्यूसर के देखता है कि हाँ, मैंने तो प्रोडक्ट बना दिया, बेचो इसे, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग क्या होता है? ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है क्योंकि हम उनकी नीड्स का ध्यान रखते हैं। सेलिंग हमारा एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो जाता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के अंदर ही आता है हमारा सेलिंग, लेकिन जो मार्केटिंग है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वाइडर टर्म है, ओके। अब टाइप्स ऑफ नीड्स देख रहे हैं हम कि कस्टमर की जो नीड्स होती हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं। तो बेसिकली 5 है: स्टेटेड, रियल, अनस्टेटेड, डिलाइट और सीक्रेट। तो स्टेटेड नीड क्या होती है? जो कस्टमर बताता है। मान लो जैसे कि आपको एक कार लेनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो स्टेटेड नीड क्या होगी? जो कस्टमर बताता है कि हाँ, मुझे कार चाहिए। रियल नीड क्या होती है? जो उसके पीछे की वजह होती है, मतलब कि कार ले रहा है, क्यों ले रहा है? जिससे अच्छे से ट्रैवल कर पाए, राइट। तो वो उसकी रियल नीड हो गई, जो उसके पीछे का कारण होता है। अनस्टेटेड नीड वो होती है जो कस्टमर कभी बताता नहीं है लेकिन एक्सपेक्ट करता है। मान लो आप कार लेने आए हो तो आपकी रियल नीड तो ये हो गई कि हाँ, मुझे अच्छा ट्रैवल चाहिए। लेकिन अनस्टेटेड नीड आपकी में भी हो सके कि आप चाहते हो कि इसके साथ आपको 3-4 बार फ्री वॉशिंग, कार वॉशिंग की वो सर्विस मिले, राइट। तो वो आपकी अनस्टेटेड नीड हो गई, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप ये मुझे दोगे साथ में। और डिलाइट नीड क्या होती है? जिसके बिना काम चल जाएगा। मतलब कि मान लो कार लेने आए हो, अपने साथ में कोई गिफ्ट में कुछ दे दिया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट कर दिया उन्हें, मान लो मिक्सर ग्राइंडर दे दिया, तो वो क्या हो गई? वो एक डिलाइट नीड हो गई। मतलब कस्टमर को उसकी नीड नहीं है पर आपने दे दिया। इससे क्या हुआ? आपके लिए कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाएगी। मे बी कस्टमर दोबारा इसी दुकान पे आए कि हाँ, ये तो साथ में गिफ्ट देता है, इसी की दुकान पे चलो। तो डिलाइट नीड वो होती है जिसके बिना काम चल जाएगा। सीक्रेट नीड होती है राज की बात। मान लो वो कार ले रहा है, शायद अपने पड़ोसी को शो ऑफ के लिए ले रहा है, अपने दोस्तों में शो ऑफ के लिए ले रहा है, तो वो जो अंदर उनकी सीक्रेट बात होती है ना, वो हो जाती है उनकी सीक्रेट नीड, ओके। नाउ वी सी इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अभी हम 5 टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इसमें कंपनीज फोकस करती हैं ऑन प्रोड्यूसिंग चीप एंड इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट। मतलब कि सस्ते से सस्ता माल बेचना, कि सस्ते से सस्ता प्रोड्यूस करो और उसे बेचो। इसमें वो फोकस नहीं करते, ना क्वालिटी पे उनका ध्यान जाता है, ना कस्टमर की नीड। उन्हें कोई मतलब नहीं कस्टमर को ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्वालिटी क्या है, बस उन्हें सस्ता माल बना के बेचना है, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या आता है? ये फोकस करता है प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्वालिटी एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? जो कंपनी होती है ना, वो पूरी अपनी कोशिश लगा देती है कि हम
नया से नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो इसमें क्या होगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि कंपनी सिर्फ इनोवेशन पे ध्यान दे और कस्टमर की नीड को इग्नोर कर दे, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं किसी कंपनीज के, तो मान लो नए नए फोन के मॉडल्स लाए जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रही लोगों को क्या चाहिए, बस वो चाहते हैं कि हम एक नया मॉडल लॉन्च कर दें जिससे हमारी इनोवेशन में हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें ना कंपनी सिर्फ ध्यान देती है कि उन्हें बेचना है एग्रेसिवली, चाहे कस्टमर को वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे वो LIC वाले होते हैं, सब उन्हें अपनी चीजें बेचनी है, उन्हें बस अपनी वो पॉलिसी बेचनी है, कस्टमर को लेनी हो नहीं, लेनी ही पड़ेगी भाई तुझे, वो होता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट, बेचो बस। इसमें वो ना कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हैं, ना वो कोई लॉयल्टी का ध्यान रखते हैं। लॉयल्टी क्या हो जाता है, कस्टमर लॉयल्टी वो होता है कि जब कस्टमर एक बार आपकी जगह से लेना, तो आप इस तरीके की कोशिश करते हो दोबारा भी आपके पास ही है, इनको कोई मतलब नहीं भाई तू दोबारा आए या ना आए, उन्हें सिर्फ आज से मतलब है कि आज मेरा माल, आज मेरी चीज बिक जानी चाहिए, ठीक है। अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, इसमें ना कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है कि उन्हें क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उन्हें सेल करा जाता है, ओके। ये शुरू में मे बी लो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि क्यों, कम लोगों को एक जैसी चीजें चाहिए होती है ना, तो शायद शुरू में कम प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या आता है, ये फोकस करता है दो चीजों पे, एक तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो, उसे जो चाहिए वही मिले, और साथ में इन्वायरमेंट जो है हमारा, उसका ध्यान देता है ये कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहे, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है, लोगों को पता लग जाता है अरे हाँ ये कंपनी तो ब्रांड क्या कहते हैं, ये कंपनी तो इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए अपनी चीजें बनाती है, तो हमें इसका लेना चाहिए सामान, राइट। और इससे क्या होगा, इसमें क्या होता है, थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है शुरू में कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉफिट को मेंटेन करने में, उनका बैलेंस बना के रखने में, तो ये आता है, ठीक है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में। एक ये होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब होल, होलिस्टिक में होल वर्ड आ रहा है, इसमें क्या है, हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी होती है, वो हमारे होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में आता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें हम 3 टाइप की चीजें पढ़ेंगे जिससे वो पूरे होल सब चीजों को वो ध्यान रख पाए। इसमें आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब कि इसमें जो कंपनी होती है वो ध्यान रखती है कि उसके कस्टमर, सप्लायर और एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप रहे, ठीक है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या आता है, इसमें कंपनी ध्यान रखती है कि उसके सारे मार्केटिंग टूल्स जो है वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करें। मार्केटिंग टूल्स क्या क्या आ जाते हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। 4 P's जो होते हैं, मार्केटिंग मिक्स जो होता है, वो सब हमारे मार्केटिंग टूल आते हैं। इंटरनल मार्केटिंग में कंपनी ध्यान रखती है जो कंपनी का इंटरनल है, अंदर की चीज, जो कि उसके एम्प्लॉयज है वो मोटिवेटेड हो और सेटिस्फाइड हो बाय कंपनी और उसकी जो सैलरी मिल रही है उससे। नाउ वी हैव मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये मार्केटिंग मिक्स एक कंपनी को हेल्प करता है कि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले पाए जिससे वो इफेक्टिवली कंज्यूमर की नीड्स को पूरा कर पाए। इसमें हमारे 4 P's के बारे में हमें पढ़ना होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। हमारी पूरी बुक इन्हीं पे ही है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में पढ़ोगे, सब अभी आगे आएगा। प्राइस में आप देखोगे कि प्राइस हमें किस बेसिस पे रखना चाहिए, कॉस्ट के बेसिस पे रखना चाहिए, जो मार्केट में कंपटीशन है उसके बेसिस पे, और हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है उसके बेसिस पे प्राइस रखना चाहिए। प्लेस क्या होता है, प्लेस मतलब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारे सामान को कैसे बांटना है। इसमें हम क्या कहते हैं 3 स्टेज तक हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, 0 स्टेज चैनल, मतलब कि जो आपका माल है वो आप कंज्यूमर को बेच रहे हो डायरेक्ट, कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वही कंज्यूमर को अगर डायरेक्ट बेच रहा है, तो हमारा 0 स्टेज चैनल आ गया। 1 स्टेज में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है जिसने माल बनाया वो पहले रिटेलर को देगा, देन रिटेलर जो है हमारे कंज्यूमर को देगा, ये रहा, ठीक है। ये होता है हमारा 1 स्टेज। 2 स्टेज में क्या होता है, 2 स्टेज में जो पहले प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा, वो होलसेलर को अपना माल देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को। 2 स्टेज कैसे हो गया, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 2 लोग आ गए तो 2 स्टेज है। एक इंसान आ गया तो 1 स्टेज है, एक भी नहीं आया तो 0 स्टेज है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 3 स्टेज दे रखा है। 3 स्टेज में क्या हो गया, प्रोड्यूसर अपना माल किसको देगा, पहले एजेंट को देगा, एजेंट सारे होलसेलर्स को बांटेगा, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। तो उसमें 3 लोग आ गए, इसलिए 3 स्टेज हो गए, ठीक है। अब हमारे प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन में होता है कि हमें जो हमारा कस्टमर है उसकी अटेंशन को, उसके इंटरेस्ट को ग्रैस्प कर लेना, उसे पकड़ लेना कि हाँ उसकी अटेंशन हमारे प्रोडक्ट पे जाए, और हमारा कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देना, ये सब हमारे प्रमोशन में आता है। प्रमोशन के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग और सैंपल प्रमोशन, ठीक है। इन सबको अभी हम आगे डीपली पढ़ेंगे। अब किस किस फैक्टर्स पे हमें मार्केटिंग मिक्स डिटरमाइन करनी होती है कि कैसा मार्केटिंग मिक्स लेना है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस किस नेचर का है,
फाइनेंस कंपनी पे कितना पैसा है इन 4 पीस पे लगाने के लिए, प्राइस पे, प्लेस पे, प्रोडक्ट पे लगाने के लिए कितना पैसा है। टेक्नोलॉजी कैसी है कंपनी की, क्या वो हाई फाई है या लो है। हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो आपको हाई मार्केटिंग मिक्स रखना होगा ना, आपको अच्छी से स्ट्रेटेजीज बनानी होगी। लेकिन कॉम्पिटिशन लो है तो आप वैसे भी रेवेन्यू गेन कर लोगे। अब आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अभी कौन से स्टेज पर है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पे आ गया मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे बिजनेस को आउटसाइड के फोर्सेस जो हमारे कंपनी को अफेक्ट करते हैं ना, वो हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है। मतलब कि आपकी कंपनी के बाहर की चीजें या अंदर की चीजें जिससे कंपनी को कुछ इफेक्ट आ रहा है, वो हमारा मार्केटिंग का एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके फीचर क्या होता है, डायनामिक, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेन और रिलेटिव। डायनामिक मतलब वही टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, समझने में मुश्किल होता है कि क्या ऐसा एनवायरनमेंट जाएगा। अनसर्टेन में क्या हो गया कि हमें नहीं पता कल क्या हो जाए एनवायरनमेंट में, है ना, कल क्या कोई चेंज आ जाए सब चीजों में। और रिलेटिव होता है। ठीक है, नाउ वी हैव स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कितने टाइप के मार्केटिंग एनवायरनमेंट होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के मार्केटिंग एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। अब इसको समझो, ये एक कंपनी है, उसके जो पास के जो चीजें हैं, उसके पास का एनवायरनमेंट है वो तो उसका माइनर एनवायरनमेंट है, फिर उसे माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। लेकिन जो माइक्रो के बाहर का एनवायरनमेंट है ना, बाहर वाला, वो हमारा मेजर एनवायरनमेंट होता है या फिर मैक्रो। अब देखो, जो एग्जाम में वो कुछ भी दे सकते हैं, माइनर दे सकते हैं वर्ड, या माइक्रो दे सकते हैं, या फिर इंटरनल वर्ड दे सकते हैं, मतलब एक ही है। इसी तरह मेजर, मैक्रो और एक्सटर्नल का मतलब एक ही है। माइनर में क्या क्या आ जाते हैं, कंपनी का सप्लायर, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, स्टेक होल्डर और इंटरमीडिएट, जो कंपनी के पास के लोग हैं। मेजर में क्या आता है, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक, लीगल, इन्वायरमेंटल, सोशल, डेमोग्राफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फैक्टर। जो बड़े बड़े फैक्टर है कि पॉलिटिक्स में कोई नई पार्टी आ गई तो उससे आपके बिजनेस को क्या इफेक्ट होगा, क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन, लीगल कोई चीज, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया, इन सब के जो इफेक्ट आता है आपके बिजनेस पे, वो होता है मेजर एनवायरनमेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप ये देखो, अगर आपको पता होगा आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा है तो उससे क्या होगा, इन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आप समझ पाओगे। आपको पता होगा आने वाले टाइम में ये अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे ले पाओगे एकदम से। थ्रेट जो होगा आप उसको समझ जाओगे कि ये आने वाला है तो आप उसके लिए तैयार हो पाओगे, राइट। और इससे आप चेंजेस को मैनेज कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप समझ पाओगे आपके कॉम्पिटिटर को, अपने कंज्यूमर को, कि कॉम्पिटिटर क्या नया स्टेप लेने वाला है या आपके कस्टमर क्या चाहता है आपसे। ये सब आप कब समझ पाओगे, जब मार्केटिंग एनवायरनमेंट होगा। मार्केटिंग एनवायरनमेंट समझने से आप टैपिंग ट्रेंड, आप ट्रेंड्स को टैप कर पाओगे। नया ट्रेंड जो आ रहा है मार्केट में आप उसे समझ पाओगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स बना पाओगे, आप इनोवेशन कर पाओगे, नए नए प्रोडक्ट्स ला पाओगे और आप अच्छी स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, नाउ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कि जो आपका कस्टमर है ना, उसके बिहेवियर को समझना कि वो किस बेसिस पे कोई चीज खरीदता है या फिर नहीं खरीदता है, तो वही कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है। It refers to the study of how individual or groups select, purchase, use and dispose of goods to satisfy their needs, wants. Okay, influenced by पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। किन फैक्टर के बेसिस पे वो ये सब चीजें कर रहा है। ठीक है, अब एक कस्टमर के नेचर, एक कस्टमर के बिहेवियर का नेचर क्या होगा, डायनामिक होगा। आप अपनी बात सोचो, आपका नेचर कैसा है, अगर आपको कोई चीज लेनी है तो डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब आज आपकी चॉइस कुछ और है, आने वाले टाइम में आपकी चॉइसेस चेंज हो सकती है। डायनामिक होता है, वेराइज होता है, एक इंसान की अलग चॉइस होती है, नेक्स्ट की अलग चॉइस होती है, राइट। लीड्स टू परचेज डिसीजन, कस्टमर का बिहेवियर एंड में जाके परचेज डिसीजन पे आ जाता है कि हाँ चलो ये चीज ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, वही कि सबकी अलग अलग कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, किसी के बिहेवियर अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है नेचर में समझने के लिए। ठीक है, और इस पर कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट आता है, किसी को कोई चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी, इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसकी नीड क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की, हमें क्या जरूरत है कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का। इससे क्या होगा, कंपनी अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाएगी। अगर कंपनी को पता ही नहीं उसके कंज्यूमर को चाहिए क्या, तो वो बना पाएगी नहीं ना, इसीलिए। और इसमें क्या होगा, वो कंज्यूमर की साइकोलॉजी समझ पाएगी, उसका मोटिव और उसकी चॉइस समझ पाएगी। साइकोलॉजी मतलब उसका दिमाग कैसे चलता है, वो अपनी हाई फाई लाइफस्टाइल दिखाना चाहता है या फिर वो चीप प्रोडक्ट लेना चाहता है। कंज्यूमर का मोटिव क्या है उस प्रोडक्ट को लेने के पीछे का, वो क्या कारण है, क्यों ले रहा है, और उसकी चॉइसेस कैसी है, क्या वो ब्रांडेड कपड़े लेना पसंद करता है या फिर लोकल लेना पसंद करता है, ये आपको समझना होगा। उसी के बेसिस पे आप अपने कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओगे और इसी की वजह से आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हो। अगर आपको समझ आ गया हाँ आपके कंपनी, आपके कस्टमर को ये चाहिए, तभी तो आप प्रोडक्ट बना पाओगे ना।
तो हमने इतना कंज्यूमर और कस्टमर पढ़ लिया, पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन द कंज्यूमर और द कस्टमर। अब कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो इंसान है जो आपका प्रोडक्ट यूज करता है, राइट, और कस्टमर वो इंसान होता है जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है। अब कस्टमर और कंज्यूमर एक जना हो सकता है, लेकिन बहुत केसेस में नहीं होता। जैसे कि मान लो बचपन में आपकी मम्मी आपके लिए डायपर लेती थी, तो अगर दुकान से वो खरीद रही है डायपर, तो मम्मी क्या हो गई? कस्टमर हो गई। लेकिन कंज्यूमर कौन हुए? आप, क्योंकि मम्मी तो डायपर यूज नहीं करेगी ना। तो वही बात है, ठीक है। तो जो कंज्यूमर होते हैं वो एंड यूजर होते हैं प्रोडक्ट के, जहाँ पे प्रोडक्ट यूज होता है, ठीक है। और कस्टमर कौन होते हैं? जो किसी और के लिए खरीदते हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स। अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदो, आप कोई कार खरीदो, तो आपका नेचर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या मैं लूँ या ना लूँ, क्या ये प्रोडक्ट सही है या कोई दूसरा लूँ। तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हैबिचुअल क्या होता है? डेली आइटम्स के लिए होता है, जिसमें आप सोचते नहीं हो। मान लो आप दूध रोज लेते हो घर के लिए, तो आप सोचोगे नहीं अरे अमूल का लूँ या मदर डेयरी का लूँ। आप जिस ब्रांड का लेते हो आप ले लोगे, रोज ये नहीं सोचना पड़ता लूँ ना लूँ, लेना है तो लोगे। वेराइटी सीकिंग में क्या आ जाता है? जब आपका कस्टमर ना फोकस करे ऑप्शंस पे देन लॉयल्टी। कोई कोई कस्टमर ऐसा होता है, नहीं मैं इसी ब्रांड की चीज लेता हूँ, इसी की लूंगा। लेकिन कभी कभी कस्टमर का हो जाता है ना कि यार कोई नया कंपनी से देखता हूँ क्या शायद उसके प्रोडक्ट अच्छे आए हो, तो वो वैरायटी सीकिंग हो जाता है। देन आता है हमारा डिसोनेंस रिड्यूसिंग। इसमें क्या होता है? कंज्यूमर जो है ना वो पहले कोई डिसीजन ले लेगा, हाँ चल ये चीज ले लेते हैं, इसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, देन रिग्रेट करता है कि अरे यार क्यों ले लिया, इससे अच्छा तो उसका था इसके। तो वो हो जाता है हमारा डिसोनेंस रिड्यूसिंग। ओके, नाउ जो एक कंज्यूमर होता है जब वो कुछ खरीदता है, तो किस किस फैक्टर्स की वजह से उसकी जो चॉइस है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, हम वो देख रहे हैं। इसमें 5 आता है बेसिकली, साइकोलॉजिकल, सोशल, पर्सनल, इकोनॉमिक और कल्चरल। साइकोलॉजिकल में क्या होता है? उसका माइंड कैसा है। मे बी मान लेते हैं अगर एक इंसान पहले बहुत जंक फूड खाता हो, लेकिन अब उसका माइंडसेट चेंज हो गया, वो चाहता है नहीं भाई मुझे फिट होना है, तो मे बी उसको मोटिवेशन, उसका परसेप्शन चेंज हो गया ना कि नहीं है मुझे फिट होना है, तो मे बी वो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट ना खरीदे, वो जंक फूड ना खरीदे, वो किसी और ब्रांड पे स्विच हो जाए जो हेल्दी खाना देता हो, राइट। तो वो डिपेंड करता है उसके साइकोलॉजिकल, उसके लर्निंग पे, उसके एटीट्यूड पे, जो टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है। सोशल में क्या जाता है? फैमिली, पीयर ग्रुप, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, मतलब कि जहां से वो बिलोंग करता है, जिस टाइप के उसके साथ के लोग हैं। जैसे कि वही बात है ना, अगर आपके घर में सब ब्रांडेड कपड़े ले रहे हैं तो मे बी आप भी ब्रांडेड लो, लेकिन आपके घर में सब नॉर्मल मार्केट से पहनते तो आप भी नॉर्मल वही कपड़े लोगे, राइट। ऐसा तो नहीं ना एक अलग ही छुपे रुस्तम आप पाओगे, कोई कोई हो सकता है। पर्सनल में क्या आ जाता है? एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, मतलब आप पर्सनली खुद क्या हो। अगर आप बच्चे हो, एज आपकी कम है, तो आप बच्चों वाली चीजें लोगे। अगर आप बड़े हो तो आपकी एज के अकॉर्डिंग आप वो कपड़े लोगे, राइट। जेंडर में आ जाता है, लड़कियों की अलग चीजें होती हैं, लड़कियों की अलग। ऑक्यूपेशन बहुत डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हो, आपके लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप बहुत बनठन के रहते हो या फिर आप नॉर्मल अरे कुछ भी पहनो चलो। तो वो डिपेंड करता है कि आप कि डिसीजन पे, आप कुछ खरीदना चाह रहे हो उस पे। इकोनॉमिक में आ जाता है पर्सनल और फैमिली इनकम। आप पर्सनली कितना कमा रहे हो, अच्छा पैसा कमा पाते हो या कम। आपकी फैमिली कितनी, फैमिली की इनकम कैसी है, आपकी वेल्थ क्या है। अगर आप पे बहुत पैसा है तो आप बड़ी बड़ी चीजें खरीद सकते हो, राइट। अगर आपकी इनकम थोड़ी कम है तो आप कम महंगी चीजें खरीद पाओगे। आपने सेविंग कितनी कर रखी है। कल्चरल में क्या जाता है? वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिलीव और सोशल नॉर्म्स। मान लो कोई चीज ऐसी है जो आपके कल्चर में मना कि नहीं ये चीज तो नहीं भाई लेनी, हमें नहीं यूज करनी, तो मे बी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके चॉइस पे, आपके डिसीजन पे। एक कंज्यूमर जब कोई चीज खरीदता है ना तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। ये बहुत बेसिक है, ये आप खुद भी सोच सकते हो। मतलब मान लो अगर आपको ऐसे सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करोगे अपनी अनसेटिस्फाई वांट, आपको ऐसा फील होगा यार मेरे पे कपड़े खत्म हो गए मुझे लेने पड़ेंगे। उस टाइम आपने क्या करा? आपने रिकॉग्नाइज करा जो आपकी वांट है जो फुलफिल नहीं हो पा रही। फिर आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन सर्च, मतलब कि आप अलग अलग मिंत्रा पे, अमेजोन पे, सब पे सर्च करोगे कोई नई कलेक्शन आई है क्या, तो आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो अलग अलग जगह से। देन आप क्या करोगे? इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। आपने 4-5 जगह की देख ली वेबसाइट, हाँ इन सब पे अच्छा सेल मिल रहा है। देन आप इवेल्युएट करो कि कौन सा वाला मेरे लिए बेस्ट है, कौन से पे सबसे ज्यादा सेल चल रही है, मैं तो इससे लूंगा। जब आप वो डिसाइड कर लेते हो देन आप परचेज डिसीजन लेते हो कि हाँ खरीद लेते हैं, फिर आप खरीद लोगे, राइट। देन क्या होगा? पोस्ट परचेज इवेल्यूशन, सामान आ गया घर, फिर आप जज करोगे सही आया है या बेकार आया है। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब हम पे है STP, मतलब कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। इसे अब आप आगे पढ़ोगे।
अब क्या है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें आप एक बड़ी मार्केट को अलग अलग छोटे छोटे मार्केट्स में डिवाइड कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ जो कंज्यूमर और जो बिजनेस का सेम कैरेक्टरिस्टिक है उनको एक अलग मार्केट बना दी, जिनका अलग है उनको एक बना दी। अभी किस किस बेसिस पे सेगमेंटेशन हो सकती है, इन 4 बेसिस पे हो सकती है। डेमोग्राफिक में मतलब कि एज के बेसिस पे आप अलग अलग डिवाइड कर दो कि छोटे बच्चों के लिए एक अलग मार्केट बन गई, बड़े लोगों की एक अलग हो गई। जेंडर के बेसिस पे मेल का अलग, फीमेल का अलग, अदर्स का अलग। इनकम और एजुकेशन के बेसिस पे कर दो। साइकोग्राफिक में आ जाता है लाइफस्टाइल, फैशन और पर्सनालिटी, कि लोग किस टाइप का फैशन फॉलो कर रहे हैं। जो थोड़ा नॉर्मल फैशन फॉलो करते हैं उनकी एक अलग मार्केट हो गई, जो बहुत ही हाई फाई फैशन ट्राई करते हैं उनकी एक अलग मार्केट हो गई। ज्योग्राफिक में क्या हो गई, कंट्री, सिटी और क्लाइमेट के बेसिस पे। अब जैसे कि जो लोग कश्मीर वगैरह में रहते हैं उन्हें चाहिए थोड़े गर्म कपड़े, लेकिन जो साउथ में रहते हैं उन्हें थोड़े समर वाइब्स वाले कपड़े चाहिए होते हैं। तो इसके बेसिस पे आप मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। बिहेवियर के बेसिस पे, कि जो कुछ कस्टमर होते हैं जो बहुत ब्रांड की लॉयल्टी रखते हैं, मतलब कि हाँ कि मैं तो इसी ब्रांड के कपड़े लूंगा, तो आप उनके लिए एक अलग मार्केट बना दो। तो ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के बेनिफिट क्या होंगे, अब आप देखो, अगर आपको पता है कि हाँ यही लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप अच्छी टारगेटिंग कर पाओगे, आप उन्हीं लोगों पे फोकस कर पाओगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, जिससे कि आप एक कस्टमाइज मार्केटिंग हो पाएगी, राइट। और रिसोर्स की एफिशिएंसी हो पाएगी। आपके रिसोर्स उन्हीं लोगों पे लगेंगे, ना कि पूरी मार्केट पे। नहीं तो वेस्ट होंगे ना, जिनको लेना ही नहीं आपको प्रोडक्ट, तो उनके लिए प्रमोशन करके, उनके लिए करके फायदा क्या है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। जब आपको पता है कि हाँ यही लोग मेरा सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप उन्हीं पे फोकस करोगे। तो क्या होगा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स को ये बात नहीं पता होगी वो सबको फोकस करेंगे, तो आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा, आपकी सेल्स ज़्यादा हो पाएंगी। प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब होता है चूज करना कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा और उसका प्राइस क्या होगा, और किस तरीके से हम इसे बेचेंगे कस्टमर्स को, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और अपना बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए। समझे कि कोई भी प्रोडक्ट है कंपनी का, उसे किस तरीके से बेचें, उसकी डिजाइनिंग क्या हो, वो कैसे दिखेगा, ये सब ध्यान रखना। प्रोडक्ट के बारे में उसका डिसीजन लेना ही प्रोडक्ट डिसीजन है। इसमें क्लासिफिकेशन 2 टाइप की हो जाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो जाता है और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट वही जो हम लोग कंज्यूमर खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे कपड़े हो गए, खाना हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो बिजनेस के पर्पस के लिए होते हैं, जैसे मशीन, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब लेवल ऑफ प्रोडक्ट समझते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के हैं, कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो किसी कस्टमर की बेसिक नीड है या फिर वो बेनिफिट है जो वो चाहता है उस गुड को खरीद के, कि हाँ मुझे ये मिल जाए, मैं ये गुड खरीदूं, मुझे इस वजह से खरीदना है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप कोई फोन ले रहे हो तो आप क्या अपना बेसिक बेनिफिट क्या चाहते हो उससे, कि आप कम्युनिकेट कर पाओ, आप फोन कर पाओ किसी को, राइट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल टेंजिबल प्रोडक्ट है जो आप खरीदोगे, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे बात करनी है, उसके लिए मैं क्या खरीद रही हूँ, फोन। तो जो मैं फोन खरीद रही हूँ वो मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। कोर प्रोडक्ट क्या हो गया, जो मुझे कम्युनिकेशन करनी थी वो। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। कंपनी ये अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए करती है कि जिससे इंसान जो है एक बार उसकी कंपनी पे आया, उसकी दुकान पे आया, दोबारा आए। जैसे कि आपने गारंटी दे दी उसे कि आपका मोबाइल ठीक हम कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये होगा इसके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एडिशनल बेनिफिट जो होते हैं। नाउ वी हैव अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, या फिर इनको आप टारगेटिंग के अप्रोचेस भी कह सकते हो। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आए तो आपको यही लिख के आना है। इसमें फर्स्ट है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब कि आप सबको टारगेट करोगे, पूरी मार्केट को टारगेट करोगे, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करते हो उसमें जो पूरे मार्केट को चाहिए, जिसकी मास डिमांड हो मार्केट में, ठीक है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग क्या हो जाता है, इसमें आप अलग अलग मार्केट के सेगमेंट्स को टारगेट करते हो। इससे क्या होगा, आपको एक हाई कस्टमाइजेशन आप दे पाओगे और इसकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग हाई होती है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट को आपको टारगेट करना होता है इसमें। अब क्या है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, इसमें क्या आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करते हो ना, तो वो आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग हो जाता है। और माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है, जब आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हो, आप जब कस्टमाइज्ड गुड एकदम बनाते हो। तो अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब सबको टारगेट करोगे किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो सबको चाहिए। डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग मार्केट सेगमेंट को टारगेट करोगे। कंसंट्रेटेड किसी एक मार्केट सेगमेंट को टारगेट करोगे, और माइक्रो मार्केटिंग मतलब किसी एक को ही टारगेट करोगे, करेक्ट।
नाउ वी हैव सेलेक्टिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप किस किस उस पे बेसिस पे करते हो कि आपकी कंपनी के रिसोर्सेज कितने हैं, आपके अभी फाइनेंस अच्छा है या नहीं, आपका प्रोडक्ट की होमोजेनिटी कितनी है, आपकी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज चल रहा है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वो ग्रो पे है या अभी वो डिक्लाइन हो रहा है, उसके बेसिस पे आप मार्केटिंग करोगे। और कॉम्पिटिटिव की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कर रहा है उसके बेसिस पे करोगे, ठीक है। नाउ मार्केट सेगमेंट सेलेक्शन के ये 5 वो होते हैं, इसको आप बना के आ जाना इस तरीके से अगर आए तो। पहले आप समझो, ईच बॉक्स में इस साइड है हमारे P1, P2, P3 और नीचे है M1, M2 एंड M3। P का मतलब हो गया यहाँ प्रोडक्ट की, अलग अलग प्रोडक्ट, और ऐसे में अलग अलग मार्केट्स हैं ये, ठीक है। तो जब मार्केट सेगमेंटेशन होता है ना, तब उसमें क्या होता है, आप किसी एक मार्केट पे पूरा ध्यान दोगे कि M3 मार्केट है, पूरा सिर्फ सब उसी पे फोकस करोगे, उसी मार्केट पे। और प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में क्या होता है, आप किसी एक प्रोडक्ट पे फोकस करोगे, चाहे कोई सी भी मार्केट हो, अलग अलग मार्केट सेगमेंट हो, लेकिन आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करोगे, ठीक है। ये रहा ना, सिर्फ P2 पे आप फोकस कर रहे हो। फुल सेगमेंटेशन होता है कि सब पे फोकस करो, सारी मार्केट्स पे और सारे प्रोडक्ट्स पे। सिंगल सेगमेंटेशन होता है किसी एक मार्केट के एक प्रोडक्ट पे जब आप फोकस करते हो, वो गया आपका सिंगल सेगमेंटेशन। सेलेक्टिव सेगमेंटेशन होता है कि किसी एक मार्केट का एक प्रोडक्ट, किसी और मार्केट का एक दूसरा प्रोडक्ट, तीसरी मार्केट का दूसरा प्रोडक्ट, मतलब ये होता है आपका सेलेक्टिव। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब पूरा मार्केट पे फोकस एक, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन किसी एक प्रोडक्ट पे फोकस, फुल का मतलब पूरा फुल, सिंगल का मतलब एक, और सेलेक्टिव का मतलब अलग अलग मार्केट में कोई एक एक प्रोडक्ट। ऑलराइट। अब मार्केट टारगेटिंग क्या होता है, इसमें ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको समझना होता है कि आपके लिए स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट कौन सा है, कौन से कंज्यूमर हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उनको स्पेसिफिकली उन पे फोकस करना, वो हमारा मार्केट टारगेटिंग होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसे मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। इसमें कंपनी अपने कंज्यूमर्स के बारे में और अच्छे से जान पाता है, उन्हें समझ पाता है, और ये मास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बेटर है। क्यों? मास मार्केटिंग कौन सा था, जिसमें हम सबको टारगेट कर रहे थे, सबको आपका प्रोडक्ट चाहिए क्या, नहीं, पर्टिकुलर लोगों को चाहिए। तो जब आप सिर्फ उन्हें टारगेट करोगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव आपके दिखेंगे रिजल्ट्स, ठीक है। अब मार्केट पोजीशनिंग क्या होता है, इसमें होता है एक ये प्रोसेस है ये भी, जिसमें आप कंपनी का, प्रोडक्ट का कोई अच्छा इमेज बनाते हो ना लोगों के सामने, वो मार्केट पोजीशनिंग है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कस्टमर और दूसरी कंपनियों के सामने आप एक इतना अच्छा आपका इमेज बना दोगे कि हाँ ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट देती है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, एक अच्छी इमेज बन जाएगी हमारी, एक पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इसका, और इससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्या वैल्यू है पूरे मार्केट में, लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस किस बेसिस पे आप ये पोजिशनिंग कर सकते हो। ब्रांड के नेम पे आप अपना नाम इतना तगड़ा बना दो कि लोग सुनो, अरे ये हाँ इसके तो बढ़िया ही होते हैं। या फिर आप अपना प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मनी बना दो कि ऐसा प्रोडक्ट हो कि लोग पैसे दे तो उन्हें लगे कि हाँ हमारा पैसा अच्छी जगह लगा है। रिलायबिलिटी दिखा दो, क्वालिटी अच्छी कर दो, या फिर अपने प्रोडक्ट को टॉप ऑफ द रेंज बना दो। जैसे आईफोन वगैरह आपने सुना होगा, तो लोग उसके नाम से ही खरीद लेते कि हाँ ये तो आईफोन है, ले लो, समझ रहे हो। ये होता है मार्केट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, ये जो सारे प्रोडक्ट जो एक कंपनी ऑफर करती है उसे हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। पर पहले प्रोडक्ट क्या होता है हमें समझते हैं, कुछ भी टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज़ जो मार्केट में ऑफर करी जाती है कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये प्रोडक्ट लाइन और ये सब हम इस डायग्राम को देख के समझते हैं क्या है। मान लो ये कंपनी है नेस्ले कंपनी। अब नेस्ले कंपनी क्या है, डेयरी प्रोडक्ट भी बनाती है, बेबी फूड भी बनाती है, और चॉकलेट भी बनाती है, और भी चीज़ें बनाती है। तो ये जो अलग अलग लाइन है, डेयरी प्रोडक्ट की एक अलग पूरी लाइन है, बेबी फूड की अलग लाइन है, और चॉकलेट की अलग लाइन है, इन्हें हम प्रोडक्ट की लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी प्रोडक्ट लाइन है, कितनी कुल मिला के उसकी प्रोडक्ट लाइन है, वो हमारी प्रोडक्ट विद हो जाती है, विद कि कितने टाइप की प्रोडक्ट लाइन है, समझ रहे हो। अब प्रोडक्ट लाइन के अंदर जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उसके, राइट, कि कोई मिल्क या कुछ और। तो वो जो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट वो दे रही है ना, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अलग अलग प्रोडक्ट जो दे रही है वो होता है उसकी डेप्थ, कि वो कितने डेप्थ में है उसकी एक प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं विड्थ क्या हो गई कि उसकी कितनी प्रोडक्ट लाइन है कंपनी की, और लेंथ क्या होती है जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, कि डेयरी फूड के अंदर के सारे प्रोडक्ट मिला के, बेबी फूड के मिला के, चॉकलेट के मिला के, कुल मिला के जितने प्रोडक्ट है वो हमारी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ हमने समझ लिया, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट है। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि जो उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में वो कितने कनेक्टेड है, वो कितने सिमिलर है। तो अगर हाई कंसिस्टेंसी है मतलब कि
सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी बहुत, और लो है तो मतलब कि वो बहुत अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग कुछ भी हो सकता है, एक नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, जो हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करे दूसरे प्रोडक्ट से, ठीक है, उसकी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी बना पाए, जिससे कि हमारे जो कस्टमर है उसको रिकॉग्नाइज कर पाए कि अरे हाँ ये तो इस ब्रांड की चीज है, ठीक है, वो हमारी ब्रांडिंग होती है। अब ब्रांडिंग के क्या क्या टाइप होते हैं? मैन्युफैक्चर ब्रांड और प्राइवेट ब्रांड और जेनेरिक ब्रांड। मैन्युफैक्चरर ब्रांड क्या होता है? जो प्रोडक्ट बना रहा है ना, क्रिएटेड बाय द प्रोडक्ट मेकर, मतलब कि सैमसंग है, सैमसंग अपनी चीज बनाता है तो वो अपने उसका ब्रांड है कि हाँ ये इसकी ही बनी हुई चीज है। प्राइवेट ब्रांड क्या होते हैं? जो बनाते नहीं है चीजें, जो क्रिएट नहीं करते, लेकिन वो एक स्टोर स्पेसिफिक ब्रांड होते हैं। जैसे कि अमेजोन कोई अपनी चीज नहीं बनाता है, लेकिन एक ब्रांड है कि हाँ अमेजोन, राइट। जेनेरिक ब्रांड क्या होते हैं? जो कोई ब्रांड नहीं होता। जैसे कि एक शुगर का बेसिक लाओगे तो उसकी जो बेसिक पैकेजिंग होती है वो हो गया हमारा जेनेरिक ब्रांड। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं हमारे ब्रांडिंग के? इससे ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड होती है, कस्टमर को पता होता है कि हाँ इस कंपनी का सामान अच्छा है, इसी का लो। एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। मान लो नॉर्मल आप शर्ट लोगे ना लोकल बाजार से, और एक आप जाके ले रहे हो ज़ारा गुच्ची से, तो आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है ना वो उस टैग से होती है, ना कि कपड़ा में भी सेम हो, लेकिन जो उस पर एक टैग लग जाता है ना उससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है? कस्टमर को हेल्प मिलती है किसमें? कि वो आपका प्रोडक्ट याद रख पाए, आपके ब्रांड के नाम से आपकी चीजें याद रख पाए, जैसे आईफोन, राइट। नाउ हमें क्या पढ़ना है कि एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटी होती है, कैसा नेम होना चाहिए कंपनी का। इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, आसान सा नाम हो कि दिमाग में एकदम से पॉप हो जाए। सिंपल टू प्रोनाउंस, ज़्यादा से टफ से नाम ना हो कि बोलने ही ना आ रहे हैं आधे लोगों को। रिलेवेंट टू द प्रोडक्ट से थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि अलग ही जा रहा है। जैसे कि एक हमने एग्जाम्पल लिया डव फॉर सोप, जो सोप आता है डव का, उसमें जो डव का मतलब है ना वो वहाँ पे प्योरिटी से सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप डिजाइन करते हो और अपने प्रोडक्ट को इनक्लोज करते हो। किसके लिए? एक तो प्रोटेक्शन मिले हमारे प्रोडक्ट को कि वो पैक है, और दूसरा अट्रैक्टिव लगे वो, ठीक है, डिजाइन उसका ऐसा हो, ठीक है। अब इसके टाइप क्या क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी वाला जो हमारा पैकेजिंग होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट से। जैसे चिप्स का पैकेट, चिप्स अंदर है और उसका पैकेट है, तो वो उसकी क्या हो गई? प्राइमरी पैकेजिंग है। सेकेंडरी पैकेजिंग ये होती है जो आउटर बॉक्स होता है कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि टूथपेस्ट आप ले दो, एक तो वो प्राइमरी वाला है जिसमें वो ट्यूब में आता है, लेकिन उसके ऊपर एक गत्ते का देते हैं ना तो वो उसका हो जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। और टर्शरी पैकेजिंग क्या होता है? जो बल्क के लिए, जो ट्रांसपोर्ट के लिए जब उनको बड़े बड़े कंटेनर में भर दिया जाता है वो उनका टर्शरी पैकेजिंग हो जाता है, ठीक है। पैकेजिंग के फंक्शन क्या होंगे? वही बेसिक से प्रोटेक्शन मिल जाती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है अच्छी पैकेजिंग होगी तो, और उस पर कम्युनिकेट कर पाता है इन्फो कैसे कम्युनिकेट हो पाती है? उसके ऊपर लिखा होता है ना कि इसमें क्या क्या चीजें डली हैं उससे। अब लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग वो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है जो उसका पैकेजिंग पे आपने देखा होगा ना कि पीछे लिखा होता है कि इट कंटेन्स दिस दिस दिस, तो वो उसकी लेबलिंग है। इसके फंक्शन क्या हो गए? इससे आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो, उसमें सारी लीगल इन्फॉर्मेशन दी होती है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और ये प्रमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस क्या होता है? ये एडिशनल सर्विस है जो कि हम देते हैं अपने कस्टमर को, जिससे कि उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव हो, उन्हें अच्छे लगे हमारी सर्विस। जैसे कि फ्री इंस्टॉलेशन एंड वारंटी। आप कुछ अगर एसी अगर आप लगवा रहे हो किसी कंपनी का तो वो इंस्टॉलेशन देते हैं कि हाँ हम लगा देंगे अपनी तरफ से, हम आपको वारंटी देते हैं इतने टाइम की, तो ये प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस में आ जाता है, ठीक है। अब हम पे है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि कस्टमर की नीड्स और मार्केट की डिमांड फुलफिल हो सके। अगर एक कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आइडिया जनरेशन। एक पूरी टीम बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करती है, सोचती है क्या क्या आइडियाज कि हम क्या लॉन्च कर सकते हैं। फिर हम सेलेक्ट करते हैं आइडिया स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं कि कौन सा जो आइडिया है वो बेस्ट है हमारे लिए। देन आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे विद कस्टमर से। कस्टमर वो होते हैं जो कंपनी के बहुत जान पहचान कर बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है उस प्रोडक्ट को बनाने की, क्या सही बैठ रही है या नहीं। देन हम उस पूरे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे, अच्छे से उसे तैयार करेंगे। फिर उसे मार्केट में हम टेस्ट करेंगे। कहाँ टेस्ट करेंगे? एक स्मॉल मार्केट में, जहाँ से हम उसके फीडबैक्स को गैदर करेंगे, समझेंगे कि लोगों को वो पसंद आ रहा है या नहीं। अगर पसंद आता है तो देन उसको हम कमर्शलाइज कर देते हैं, उसे फुल स्केल पे लॉन्च कर देते हैं, समझे। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है? अब देखो, एक प्रोडक्ट ना
पूरी अपने लाइफ टाइम में अलग अलग स्टेजेस से निकलता है। सबसे पहला स्टेज आता है उसका इंट्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, जब हम फोकस करते हैं उसकी अवेयरनेस पे कि लोगों को पता चले कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। देन उसके बाद वो सेकंड स्टेज पे आता है जो कि ग्रोथ। उसमें क्या होगा, उसकी सेल्स बढ़ जाएंगे, लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है। तब कंपनी फोकस करती है अपनी ब्रांड लॉयल्टी पे कि लोग अगर इसी कंपनी का सामान लेना तो इसी की होके रह जाए, वो वाली बात। मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है, अब सेल्स तो स्टेबलाइज हो गई, अच्छी खासी सेल्स आ रही है, नॉर्मल आ रही है, लेकिन अब इसमें कंपनी फोकस करेगी कि कस्टमर उसी की कंपनी पे रुके, रिटेन होए कस्टमर्स। देन डिक्लाइन के टाइम पे क्या होगा, सेल्स फॉल हो जाएंगी तो कंपनी क्या सोच सकती है कि या तो हम इसे डिसकंटिन्यू कर दे या फिर रीब्रांड कर दे, कि हम इसको रोक दे इस प्रोडक्ट को बनाना, या फिर कोई नए टेक्निक से उसका वो दोबारा लॉन्च कर दे। ठीक है, अब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से जो कंपनी फॉलो करती है। इंट्रोडक्शन के टाइम पे वो क्या करेगी, हाई प्रमोशन करेगी जिससे लोगों को पता लगे, लेकिन शुरू में प्रॉफिट कम होता है। ग्रोथ के टाइम पे क्या करेगी, वो कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने की कोशिश करेगी और नए नए फीचर्स लाएगी अपनी चीज में कि लोगों को पसंद आए। मेच्योरिटी के टाइम पे ना वो लोगों को डिस्काउंट देगी, अच्छे प्रमोशन अपना करेगी जिससे कि सेल्स मेंटेन रहे, क्योंकि स्टेबलाइज हो चुकी होती है ना, तो उसको स्टेबल रखने के लिए सब करा जाता है। डिक्लाइन के टाइम पे क्या करेगी, वो एक्सप्लोर करेगी नई तरीके उसको बचा के रखने के प्रोडक्ट के, या फिर उसे विदड्रॉ कर देगी। ठीक है, अब यूनिट 4 में क्या है हमारा, प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन का मतलब होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप पता लगाते हो कि आपके प्रोडक्ट के लिए कितना मनी आपको लेना है अपने कस्टमर से, वो आपका प्राइसिंग डिसीजन है। मतलब कि क्या प्राइस रखे अपनी कॉमोडिटी का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस चीज़ों पे बेस होकर ये प्राइस रखा जाएगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज रहे कंपनी का, कि वो हाई प्रॉफिट कमा पाए, सर्वाइव कर पाए, उसकी कॉस्ट एटलीस्ट कवर हो जाए। और फिर क्या आता है, क्वालिटी लीडरशिप, कि आप प्रोडक्ट भी अच्छा बनाओ जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन वो उसका प्राइस भी उसके बेसिस पे ही हो। और मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बाय ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कि ऐसा कॉम्पिटिटर के बेसिस पे प्राइस रखो कि आपके कस्टमर्स को वो पसंद है और वो खरीदे। किसी प्रोडक्ट के प्राइस को रखने के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपकी कॉस्ट अगर ज़्यादा आ रही है तो आप प्राइस भी ज़्यादा ही रखोगे ना, कि ये तो नहीं ना अपने जेब से पैसा भरोगे। डिमांड क्या है, अगर मार्केट में हाई डिमांड होती है तो हमने पढ़ रखा है उसका प्राइस भी हाई चला जाता है। ठीक है, कंपटीशन कैसा है, अगर हाई कंपटीशन है तो आपका प्राइस आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो लोग खरीदेंगे, नहीं तो किसी और से जाके खरीद लेंगे। लेकिन लो कंपटीशन है तो आप ज़्यादा प्राइस में भी अपनी चीज़ बेच सकते हो। मार्केट कंडीशन देखना होता है, अगर इन्फ्लेशन का टाइम है या डिफ्लेशन का टाइम है उनके बेसिस पे। और कस्टमर के परसेप्शन, मतलब कि अगर आपकी कस्टमर को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत यूनिक है, ये बहुत बढ़िया, तो प्राइस हाई रखो। लोगों को लग रहा है अरे इसमें क्या खास बात है, तो आपको प्राइस थोड़ा लो रखना पड़ेगा जिससे आपकी सेल्स हो पाए। अब प्राइसिंग के अलग अलग मेथड आ जाते हैं। पहला मेथड क्या है हमारा, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। इसमें आप इस बेसिस पे प्राइस रखते हो कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने का आपका कॉस्ट है और उस पर थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन आ जाए, आप वही आप उसका प्राइस रख दोगे। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग क्या होता है, इसमें आप देखोगे आपके कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रख रखा है, उससे हल्का सा कम मैं रख देता हूँ, मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। वैल्यू ओरिएंटेड प्राइस क्या होता है, इसमें आप प्राइस जो रखते हो ना उस बेसिस पे रखते हो कि आपको कस्टमर को आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा लग रहा है। जैसे कि डिज़ाइनर हैंडबैग, अब लेडीज़ में डिज़ाइनर हैंडबैग की बहुत डिमांड होती है, तो हाई प्रोडक्ट भी होगा ना, और आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो वो लोग उसमें भी खरीद लेंगे, तो वो हो जाता है वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग। अब प्राइसिंग की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे क्या होता है, बिजनेस को वो हेल्प करती है डिसाइड करने में कि उन्हें अलग अलग मार्केटिंग कंडीशंस पे क्या क्या प्राइस रखने चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग। मार्केट स्किमिंग प्राइसेस में बताऊँ वो क्या करते हैं, शुरू में ना वो हाई प्राइस रखते हैं अपने प्रोडक्ट का जिससे कि वो प्रॉफिट स्किम कर पाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो टॉप सेगमेंट के जो कस्टमर होते हैं, जो अमीर जो कस्टमर उनके होंगे, वो ज़्यादा देके भी वो प्रोडक्ट खरीद लेंगे, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं, वो उसका प्राइस कम कर देते हैं जिससे क्या हो, जो उसके लोअर कस्टमर्स होते हैं ना वो भी उस चीज़ को खरीद पाए। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन्स जब नए नए लॉन्च होते हैं तो बहुत हाई उनकी वो प्राइसेस रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो उनके टॉप लेवल के जो कस्टमर होंगे वो तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो 1-1.5 साल बाद या कुछ महीने बाद ही उसका प्राइस कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो लोअर लेवल के जो कस्टमर है वो भी उसका प्रोडक्ट खरीद पाते हैं।
दूसरा हमारा होता है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें क्या होगा ना, वो ना शुरू में ही अपने प्रोडक्ट के बहुत कम प्राइस रख देते हैं, बहुत लो प्राइस रख देते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें क्विकली कस्टमर्स मिल जाते हैं, वो भी लार्ज नंबर में, ठीक है। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, लो कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर। अभी याद है कुछ साल पहले कितना सस्ता हो गया था इंटरनेट, तो सभी लोग उसी कंपनी में शिफ्ट हो गए थे, राइट। कौन सी कंपनी थी जल्दी बताओ कमेंट करके। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन क्या होता है, अब देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मतलब कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, ये एक पाथवे होता है जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। वही जो हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, 1 स्टेज, 0 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, ये वही बात हो रही है। तो वो हमने कवर कर लिया है। इसमें वही डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो जाता है हमारा 0 स्टेज, और इनडायरेक्ट वाले हो जाते हैं 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज वाले, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन का या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन क्या होता है, ब्रेकिंग बल्क। अब बल्क में सामान बनता है, लेकिन अगर कंपनी उसे अलग अलग उनको दे देती है, रिटेलर्स को दे देती है, उससे क्या होता है वो स्मॉलर क्वांटिटीज में डिवाइड हो जाता है और ईजी हो जाता है सेल के। असॉर्टिंग में क्या होता है, इससे क्या होगा, आप अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे पाओगे, क्योंकि एक जगह बल्क में इकट्ठा होगा तो मुश्किल हो जाता है, बढ़ जाता है तो आसान। फाइनेंसिंग में भी आसानी हो जाती है बायर्स के लिए। और रिस्क टेकिंग, जो हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं आपकी इन्वेंट्री को होल्ड करने का, तो इससे भी आपके फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं जो एक चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल को अफेक्ट कर सकते हैं, कि आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना पड़ेगा। और नॉन पेरिशेबल है, जो खराब नहीं होते, उनके लिए अलग। टारगेट मार्केट, अगर आपके जो सारे जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन शॉपिंग वाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब करोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आप एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट करो लेकिन आपका कॉस्ट बहुत हाई आ रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे। तो ये सारे फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल एंड रीच। कंपनी चाहेगी कि ऐसी जगह से वो अपनी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करें जहां पे उन पे कंट्रोल रहे कि उस चीज को मार्केट कैसे करना है और उसकी रीच कैसे आ रही है। इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक डिसीजन में क्या आता है, लॉजिस्टिक इन्वॉल्व मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है, इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है सप्लाई चेन के अंदर, तो वो सब हमारे डिसीजन में आ जाता है। इसमें हमारा आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें हमें मैनेज करना होता है जो कस्टमर के ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको जल्दी से हम क्विकली एकदम फुलफिल कर पाए और एक्यूरेटली फुलफिल कर पाए, वो हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग। वेयर हाउसिंग तो वही होता है, हमें पता है स्टोर जहां हम प्रोडक्ट्स को अपने करते हैं जिससे कि वो सेफ रहें और एक्सेसिबल हो पाए बिकने से पहले, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इंश्योरिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट अवेलेबल एट राइट टाइम। राइट अमाउंट के जो प्रोडक्ट है वो राइट टाइम पे अवेलेबल हमें मिल पाए, वही हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक कैसे हमें अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, कॉस्ट को, टाइम को और एफिशिएंसी को ध्यान रखते हुए। अभी बस यूनिट 5 रह गई है, छोटी सी हमारी वीडियो खत्म है। प्रमोशन डिसीजन और डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। प्रमोशन डिसीजन क्या होता है, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं राइट कम्युनिकेशन का टूल, मतलब कि कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाने के लिए कौन सा राइट तरीका है, उसको हम प्रमोशन डिसीजन में काउंट करते हैं। अब कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है ये हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, वैसे समझा देती हूँ। सेंडर होता है जो इंसान मैसेज भेज रहा है या मैसेज बोल रहा है, वो मैसेज को इनकोड करेगा, वो किसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक जाता है। चैनल क्या हो सकता है, ये फोन हो सकता है या कोई सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वहां पे जो रिसीवर है ना वो उस मैसेज को डिकोड करता है, सुनता है, समझता है, देन उसके बदले उसे कोई फीडबैक भेजता है कि हाँ ठीक है या जो भी है। लेकिन इनके बीच में ना एक नॉइस आ जाता है। नॉइस क्या होता है, नॉइस होती है हमारी डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई टेक्निकल इशू आ जाए, वो नॉइस होता है। सेंडर कौन हो गया, हमारा जो ओरिजिनेटर है जो भेज रहा है। चैनल क्या हो गया, मीडियम, जो मैंने अभी बताया जैसे सोशल मीडिया हो सकता है, ठीक है। अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें आप मैनेज करते हो कैसे आपके मैसेज आपके कस्टमर को भेजने हैं जिससे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस हो और प्रमोट हो आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रमोशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस होगी, लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये ब्रांड है और ये ऐसी चीज़ें बनाता है। सेल्स बढ़ेंगी, इस वजह से ब्रांड की रिकॉग्निशन हो पाएगी। इन्फॉर्म कस्टमर को पता होगा कि हाँ ये कंपनी ये बेचती है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होंगे। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अगर अच्छे से प्रमोशन नहीं कर रहे होंगे तो लोगों को नहीं पता होगा वो क्या बेच रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता होगा, इसलिए आपकी सेल्स भी हाई हो जाएंगी, रेवेन्यू हाई हो जाएगा। प्रमोशन के टूल्स क्या क्या हो जाते हैं, वही एडवर्टीजिंग क्या होता है,
पेड होता है, इसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। क्यों? जो एक ऐड आता है, जैसे यूट्यूब पे ऐड आता है या फिर जो टीवी पे ऐड आता है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं आता, वो सबके लिए आता है, ठीक है। जैसे टीवी और सोशल मीडिया पे आता है। पर्सनल सेलिंग में क्या होगा, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाते हो अपने सेल्स पर्सन का कस्टमर से, ठीक है, वो हो गया आपका पर्सनल सेलिंग। ये नॉन पर्सनल है और ये पर्सनल हो गया। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, इसमें आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जैसे डिस्काउंट वगैरह लोगों को प्रोवाइड करवाते हो, जिससे वो आपके उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पीआर। इसमें क्या होता है, जो कंपनी की इमेज होती है ना, वो सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट के थ्रू कोई एक टीम जो होती है ना, वो मैनेज करती है कंपनी की इमेज अच्छी रहे। जैसे आपने आजकल सुना होगा, कहते हैं ना कि ये एक्टर्स तो इसकी तो पीआर टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। वही होता है पीआर, जो उसकी इंसान की या उस कंपनी की इमेज को अच्छा बनाते हैं लोगों के सामने, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि ईमेल्स के थ्रू या फिर टेली मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आप देखते हैं अब क्या है हमारे डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। डेवलपमेंट इन मार्केटिंग में हमारे 4 हैं, सस्टेनेबल मार्केटिंग, रूरल, सोशल एंड डिजिटल मार्केटिंग। सस्टेनेबल में क्या आ जाता है, वही कि इन्वायरमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग करना। रूरल मार्केटिंग में क्या आ जाता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है उस पे मार्केट करना नई नई स्ट्रेटेजी से। जैसे कि रूरल पॉपुलेशन वो होगी जो गांव के लोग होते हैं, अपने प्रोडक्ट उन लोगों को भी बेचना, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रेटेजीज उस तरीके से बनानी पड़ती है जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन की स्ट्रेटेजीज है वो उन पे नहीं चल सकती है, राइट। सोशल मार्केटिंग में क्या आता है, आप ऐसी मार्केटिंग करो जिससे क्या प्रमोट हो रहा है, कोई सोसाइटल गुड प्रमोट हो रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी बात है जो प्रमोट हो रही है, जैसे कि किसी हेल्थ के बारे में या किसी इन्वायरमेंट के इशू के बारे में, उसके बारे में मार्केटिंग करो। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल चैनल्स का यूज करके आप अपने कस्टमर को रीच कर पा रहे हो ग्लोबल लेवल पे, वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। इसके साथ हमारे पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की 5 यूनिट कंप्लीट हो गई है। 1 शॉर्ट वीडियो थी, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो प्लीज गिव इट अ लाइक गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।